सो गाइज वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर। तो सेकेंड लॉ का टॉपिक चल रहा था और ये जो यूनिट 2 है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उसकी ये लास्ट लेक्चर है। और हम जैसे कि आपको बताए थे कि हम लास्ट में एंट्रोपी के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। पहले हमने सेकेंड लॉ देखा, खोज हुई हमारी एफिशिएंसी की, हमने एफिशिएंसी निकालना सीखा, कैसे कैसे हम शुरू से स्टीम इंजन से लेके कैसे उसकी हर चीज पॉइंट वर्क निकाला, फिर हीट को समझा, हीट को समझते हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक मिला, उसको समझा। उसको समझने के बाद अभी भी हमें एफिशिएंसी का फंडा नहीं समझ में आया था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक समझा, तब जाकर एफिशिएंसी का फंडा समझ में आया फाइनली। बट हमने एक चीज पढ़ा था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक था वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस पे काम करता है। मतलब एनर्जी कैसे चेंज हुआ ये हमें बताता है इसमें। एनर्जी कंजर्वेशन फर्स्ट लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, क्लियर है। बट ये जो है ये हमको डायरेक्शन नहीं बता पा रहा था कि एनर्जी भाई किस तरीके से किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये नहीं बता पा रहा था। डायरेक्शन की बात किया जाए तो ये हमारे फर्स्ट लॉ नहीं बता पा रहा था, तभी हमारा भैया सेकेंड लॉ आ गया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। और विद द हेल्प इन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी हम डायरेक्शन बता पा रहे थे। विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी हम डायरेक्शन बता पा रहे थे। कैसे? अभी इससे पहले लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन निकाला था, उसमें एक ऐसा फिगर था, ये हमारा एक मशीन था, एक ऐसा था, एक ऐसा था, और इसमें ऐसी कुछ एनर्जी आ रही थी, तो हमने डायरेक्शन सबको नीचे एज्यूम कर लिया था। बाद में जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमने देखा कि जब हमने ये जो डायरेक्शन लिया था ये गलत लिया था, ये आंसर हमारा माइनस में आ गया था, तो हमने इस डायरेक्शन को इस तरीके से कर दिया। तो सेकेंड लॉ ऑफ जो था वो विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी की हेल्प से, और कहा जाए क्लॉसियस, ठीक है, क्लॉसियस इनइक्वलिटी का जो फॉर्मूला था हमारा dq अपॉन t लेस देन और इक्वल टू 0, इसके हेल्प से हम भाई डायरेक्शन पे समझ गए कि भाई किस डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, हम ये यहां से निकालना सीख गए। क्लियर है? तो हम फाइनली अब हीट ट्रांसफर का डायरेक्शन क्या है वो भी हम समझ गए इसी पे। लेकिन अभी भी बाकी है एंट्रोपी को समझना। एंट्रोपी भी अपने में बहुत बड़ी टॉपिक है, बट मैं कोशिश करूंगा एंट्रोपी को भी बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की। क्लियर है? तो गाइस एक बार फिर से कह रहे हैं कि इस वीडियो में जो मैं ये लेक्चर सीरीज रेडी कर रहा हूँ थर्मोडायनेमिक के लिए, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, सीआईएल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो भी हो, ऐसा जो भी मैकेनिकल से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप सब ये सब चीज के लिए ये वीडियोस वैलिड है। आपको इनसे हटकर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला, और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराता हूँ वीडियो के लास्ट में, है ना। तो काफी सारी ये सब चीजें हैं, इससे नहीं हटेगी। और रही बात गेट के लेवल के लिए, अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हो तो एज अ बेसिक नॉलेज के लिए, एज अ एक सिस्टमेटिक नॉलेज के लिए आपके लिए ये वीडियो जो सीरीज में बनाया हूँ आपके लिए प्रीफर करता हूँ। बट अगर आप बहुत ज्यादा डीप लेवल में देखना चाहते हो तो मैं गेट वालों के लिए प्रीफर नहीं करूंगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे गेट में जैसे पता है हमें 80% न्यूमेरिकल आता है, 20% थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट, और एसएससी जेई, आरआरबी जेई ये सब में उल्टा हो जाता है, तो मैं उनके लिए प्रेफर नहीं करूंगा। बट हाँ, एज अ बेसिक नॉलेज के लिए आप जानना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत है और गेट में भी हेल्प करेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी, और एंट्रोपी को हम और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं क्या है एंट्रोपी और डिटेल वगैरह में। ठीक है? तो जनरली आप एंट्रोपी को आप क्या कहते हो? डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ही कहते हो ना। बट क्या ये रियल है एंट्रोपी का? जी नहीं। क्यों नहीं है? इसके बारे में हम मैथमेटिकल तरीके से समझेंगे कि एंट्रोपी भाई क्या है, कैसे काम करता है, फॉर्मूला क्या बनता है, एंट्रोपी चेंज वगैरह। हमने वर्क ट्रांसफर पढ़ा, हीट ट्रांसफर पढ़ा, अब एंट्रोपी चेंज भी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो एंट्रोपी चेंज में सबसे पहले देखिए क्लॉसियस ने एक इक्वेशन दिया था, ये वाला इक्वेशन, dq अपॉन t लेस देन इक्वल टू 0, है ना। अब अगर ये लेस देन में 0 लिखूं तो ये किसके लिए हो गया? ये हो गया इरिवर्सिबल के लिए, है ना। इरिवर्सिबल के लिए इक्वेशन बन जाएगा। और यही मैं इक्वल टू कर दूं तो ये इक्वेशन किसके लिए बन जाएगा? ये इक्वेशन बन जाएगा रिवर्सिबल के लिए, है ना। बट अभी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे जो हीट है हम पढ़े थे, जो हमारा हीट आया था और जो वर्क की हम जब बात कर रहे थे, ये दोनों पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे। और ये पाथ पे डिपेंड करता है इसलिए ये प्रॉपर्टी नहीं, प्रोसेस है ना, प्रोसेस। और प्रोसेस है इसलिए ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है ना। तो पूछे कहीं क्वेश्चन में हीट क्या है, वर्क क्या है, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, प्रोसेस क्या, तो आप
हीट एंड वर्क इज अ पाथ फंक्शन, पाथ है वो प्रोसेस फॉलो करेगा एंड इट इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ये माइंड में रखना है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखते हो तो यहाँ भी आपको dq हीट दिख रहा है, तो जाहिर सी बात ये इक्वेशन होना क्या चाहिए हमारा पाथ फंक्शन वाला, बट ऐसा नहीं है। ये जो dq/t जो निकल के आपका आगे आएगा फ्यूचर में, अगर आप इसको इसकी जो देखोगे, ये dq/टाइम के रिस्पेक्ट, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस हो जाता है, तो ये पूरा इक्वेशन जो है पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है पॉइंट फंक्शन, पॉइंट ऑफ फंक्शन पे। और ये अगर पॉइंट फंक्शन है मतलब dq/t है ये प्रॉपर्टी है। मैं पूरे इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ dq की बात नहीं कर रहा हूँ। और प्रॉपर्टी है तो ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, और यहीं से खोज हमारा होता है कि dq/t जो है इज लेस देन और इक्वल टू एंट्रोपी, क्योंकि जो एंट्रोपी है यही तो है हमारा एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन। एंट्रोपी क्या है हमारा? एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, बट कौन सा प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एंट्रोपी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पढ़े थे ना हम लोग स्टार्टिंग में, भूल गए हो लेक्चर तो गाइस रिवाइज करते रहना, क्लियर है? हर बार मैं एक अगर बैक में जाकर फ्लैश याद कराऊं तो आप टाइम भी एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हमें मिलता है, यही तो है एंट्रोपी। रेट चेंज, हीट एनर्जी चेंज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू ds। लेस देन कब होगा? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का जब प्रोसेस हो रहा होगा, इरिवर्सिबल के केस में dq/t जो होगा लेस देन होगा ds से, क्लियर है? और dq/t इक्वल टू ds, ये क्या है? यही तो है रिवर्सिबल के लिए। ये जो फॉर्मूला है आपको माइंड में रखना है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ये dq/t जो है, dq/t क्लॉसियस के अकॉर्डिंग dq/t था वो ds के इक्वल एंट्रोपी के लेस देन और इक्वल टू माना गया, क्लियर है? बट कैसे इसको एंट्रोपी को हमने पॉइंट फंक्शन बोल दिया। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, p और v का जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो मैं मानता हूं दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 1। एक रास्ता पाथ ये है जाने का और वापस आने का, है ना? एक पाथ ये हो गया। दूसरा पाथ हमारा यहां से हम ऐसे गए और यहां से आए, क्लियर है? a b c, a से गए b से आ गए पहला, फिर दूसरा a से गए और c से आ गए दूसरा। तो इन दोनों का अगर आप ये इस फॉर्मूले क्लॉसियस के जो फॉर्मूला आया इसके हेल्प से जब आप डिराइव कर देखोगे कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है उन दोनों का केस में सेम निकलता है। पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड आप इस रास्ते से जाओ चाहे आप इस रास्ते से जाओ, दोनों रास्ते का जो dq/t निकलता है वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम है, और ये पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसलिए जो ये जो फंक्शन आएगा dq/t ये पॉइंट फंक्शन होगा, प्रॉपर्टी होगा। पॉइंट फंक्शन में तो प्रॉपर्टी है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, और लास्ट में इसी को क्लॉसियस में dq/t को ds के इक्वल लेस देन और इक्वल टू कह दिया। लेस देन इन केस ऑफ इरिवर्सिबल, इक्वल टू इन द केस ऑफ रिवर्सिबल, ठीक है? अब इसका थोड़ा सा डेरिवेशन है यहाँ तक पहुंचने का, बट अपन वहां पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। विश्वास मानो इसकी डेरिवेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्लियर है? अगर इतनी सी भी मुझे लगता कि अगर आपको जरूरत पड़ सकता है तो मैं आपको जरूर बताता। मैं नहीं बता रहा हूँ इसका मतलब कोई कहीं से कुछ कनेक्ट नहीं है। आगे जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसके अलावा जो चीजें मैंने बताई इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, ठीक है? तो ये था एंट्रोपी का कुछ बेसिक्स। तो फाइनली यहाँ पे एंट्रोपी में हमने फार्मूला डेवलप कर लिया, तो हमारा ये जो दो फार्मूला है इसको माइंड में रखना है। अब यहाँ से हम एंट्रोपी को थोड़ा सा और समझते हैं, हम आगे एंट्रोपी चेंज को समझेंगे, क्लियर है? यहीं पे हमको आइसोबैरिक और आइसोथर्मल, आइसोबेरिक और आइसोमेट्रिक का स्लोप मिलेगा, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये दो फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, ठीक है? ओके तो सबसे पहले गाइस एंट्रोपी चेंज हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये जो एंट्रोपी है हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, क्लियर है? एंट्रोपी चेंज हम पढ़ने वाले हैं किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो मतलब क्या है, इस फॉर्मूले के लिए पढ़ने जा रहे हैं तो इसको कर दो रब, ठीक है? ये हो गया रब, इस फॉर्मूले के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल के लिए इसमें जो पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, जब किसी सिस्टम में हम हीट को ऐड करते हैं, ठीक है? सिस्टम में जब हीट को ऐड कर रहे हैं,
हीट एडेड टू द सिस्टम। ठीक है, अब समझना इसका जो फॉर्मूला जो लास्ट में जो एंट्रोपी के जो आएगी क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो जब आप ये सिस्टम है हमारा, क्लियर है, इस सिस्टम में जब आप हीट ऐड करोगे, हीट को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हीट आ रहा है, मतलब हीट ऐड हो रहा है। तो जब सिस्टम में हीट ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, ध्यान से देखना। ds इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, इस फॉर्मूला लिख सकता हो ऐसे। अब जब सिस्टम में हीट ऐड हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो Q है ये पॉजिटिव वैल्यू ही होगी क्योंकि हीट ऐड हो रहा है। क्लियर है, और जो नीचे वाला टेम्परेचर है ये भी पॉजिटिव ही होगा। अब ये क्यों पॉजिटिव होगा, ऐसा तो नहीं कि ऐसा तो नहीं है, आगे हम एक चीज देखेंगे कि हम जब किसी बॉडी में, जनरली हम पढ़ते हैं बॉडी में हीट जब ऐड करेंगे तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं है गाइस, कुछ केस में उल्टा, आप बॉडी में हीट ऐड करोगे टेम्परेचर क्या होता है, कम होने लगता है। क्लियर है, तो मैं इसको जो पॉजिटिव लिख दिया ये गलत है, ये ऐसे हम नहीं लिख सकते। वैल्यू से पॉजिटिव तो होगी, क्यों होगी उसका कॉन्सेप्ट समझना है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। बट अगर हम केल्विन में बात करें, केल्विन में बात करें तो केल्विन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से ज्यादा होती है। आज तक किसी ने 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन आज तक किसी ने डिस्कवर ही नहीं किया है। बहुत मुश्किल से खोज करते करते पॉइंट तक पहुंचे हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस अलग चीज है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 273 का प्लस करो तब तो केल्विन में चेंज होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 273.16 केल्विन, यही होता है ना। तो हम 0 डिग्री सेल्सियस को नहीं बोल सकते ये। आप कितना टेम्परेचर कम करोगे, करके देख लो, 0 आएगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। क्लियर है, तो 0 तक नहीं, तो इसलिए हम केल्विन को हमेशा प्लस में। तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जाहिर सी बात है हमेशा ज्यादा ही होगा, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव में रखा। और यहाँ पे देखा कि एंट्रोपी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है ना। एंट्रोपी यहाँ एंट्रोपी जो है हमारा पॉजिटिव है। एंट्रोपी पॉजिटिव है मतलब एंट्रोपी 0 से बड़ा है। और ds को क्या लिख सकता हूँ, S2 माइनस S1 लिख सकता हूँ। और फाइनली S2 ग्रेटर देन S1 जब उधर जाएगा ये बन गया। तो क्या हुआ, पहले सिस्टम की जो एंट्रोपी थी S1 थी, जब आपने हीट ऐड किया तो इसका हीट ऐड हुआ तो टेम्परेचर बढ़ा, या फिर टेम्परेचर की हम बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, बॉडी में हम अभी एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। पहले इस सिस्टम की एंट्रोपी S1 थी, हीट हमने ऐड किया, हीट ऐड करने के बाद S2 जो होगा S1 से ज्यादा होगा, बाद में जो S2 वो S1 से ज्यादा होगा। क्लियर है, तो क्या समझ में आ रहा है कि जब भी किसी बॉडी में आप सिस्टम में हीट ऐड करते हो तो एंट्रोपी बढ़ने लगती है। क्लियर है, एंट्रोपी बढ़ने लगती है। ये बस इस फंडे से यही था। नेक्स्ट देखते हैं कि जब हीट रिजेक्ट होगा बॉडी से तब क्या होगा। तो देखो अब ये सिस्टम है, इससे हीट बाहर निकल रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, तब क्या होगा। तब हीट रिजेक्ट हो रहा है तो मैंने ds इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी लिखा, और Q क्या हो, रिजेक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है Q माइनस में होगा, और टेम्परेचर तो हमेशा पॉजिटिव में होगा क्योंकि बराबर केल्विन हमेशा 0 से ज्यादा होता है। प्लस माइनस माइनस हो गया, ds क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ds 0 से कम हो गया, 0 से कम हो गया ds, और ds 0 से कम हो गया तो S2 माइनस S1 जो है वो भी 0 से कम हो गया, और यहाँ से S2 कम हो गया S1 से। इससे ये इक्वेशन आया। इस इक्वेशन से ये समझ में आता है कि पहले इस बॉडी का एंट्रोपी S1 था और हीट रिजेक्ट होने के बाद S2 हो गया, और आप देख रहे हो कि हीट जब रिजेक्ट हो रहा है तो फॉर्मूला आ रहा है कि S2 कम होगा S1 से, S2 कम होगा, S2 कम होगा S1 से, है ना। तो पहले एंट्रोपी ज्यादा था, हीट रिजेक्ट होने के कारण एंट्रोपी कम हो गया। इससे ये समझ में आता है कि जब भी किसी बॉडी से हीट रिजेक्ट होता है तो एंट्रोपी बॉडी की कम होने लगती है। क्लियर है, ये सब चीजें समझना। अब आगे एक बात करते हैं, व्हेन हीट इज नॉट एडेड, नॉट मतलब व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर, अगर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इन दैट केस क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, देख, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला हम देखेंगे थर्ड, व्हेन heat is not transfer, when heat is not transfer,
जब हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इन दैट केस क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, व्हेन हीट इज नॉट ट्रांसफर। तो यहाँ पे देखिए bs का फॉर्मूला फिर से लिखिए पहले, dq अपॉन dt, सॉरी dq अपॉन t एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस इज t इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा मतलब q की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ds इज इक्वल टू 0 अपॉन t, ds इज इक्वल टू 0, s2 माइनस s1 इज इक्वल टू 0, s2 इज इक्वल टू s1। ठीक है, तो अगला हमारा आ गया s2 इज इक्वल टू s1 व्हेन नो हीट ट्रांसफर के केस में। क्लियर है, मतलब अगर बॉडी में ना हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इन दैट केस एंट्रोपी पहले जितनी थी बाद में भी उतनी होगी, कुछ टाइम बाद, टाइम कह सकते हैं, कुछ टाइम, सॉरी टाइम मतलब कुछ टाइम बाद आप देखें हैं। क्लियर है, तो ये था व्हेन हीट इज नॉट एडेड। ठीक है, अब हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं। अब यही हम थोड़ा सा यहाँ पे इरिवर्सिबल के लिए देखते हैं। इरिवर्सिबल के लिए ज्यादा केस नहीं है, सिर्फ एक ही है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात किया जाए, अच्छा इरिवर्सिबल में जाने से पहले एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा गाइस, वही मैं गौर कर रहा हूँ, कोई भी छोटी चीज छूटे ना। तो जनरली हम क्या लिख सकते हैं, इससे पहले जो हमने रिवर्सिबल में पढ़ा, एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या हो रहा है, तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी में इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप हीट ऐड कर रहे हो, हीट रिजेक्ट कर रहे हो कि या फिर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है उस पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। ठीक है गाइस, ध्यान से बस यहाँ देखते जाओ, एक बहुत इरिवर्सिबल के केस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाला है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से देखो। ठीक है, थोड़ी देर और बचा है, वीडियो खत्म होगा, चैप्टर भी खत्म होगा। ds जो है ज्यादा होता है dq अपॉन t से, क्लॉसियस ने इक्वेशन दिया था, हो गया। अगर मुझे किसी तरह मैं चाहता हूं कि इक्वल करूं, गलत काम कर रहा हूं मैं, ठीक है, देखो फॉर्मूला ये है बट मैं इक्वल कर रहा हूं, ये रिवर्सिबल केस में, ये तो रिवर्सिबल का फॉर्मूला बना रहा हूं। तो जब भी हम, आप मैकेनिक्स में भी पढ़ोगे या फिर कहीं भी पढ़ोगे, जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो हमको भाई टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो टैक्स भरना पड़ता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है तो फाइन देना पड़ता है, तब तो छूटते हो ना। तो जब भी आप कुछ जबरन चीजें करेंगे, ऐसे ही जब हमारा वो मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे स्यूडो फोर्स जो आता है ना, एक्सेलरेशन आगे हो रहा है तो आप चाहते हो इक्वेशन को अपना नॉर्मल पुराने इक्वेशन की तरह बनाना, तो आप क्या करते हो, एक्सेलरेशन को रिमूव करके स्यूडो फोर्स लगा देते हो। क्यों लगाते हो, क्योंकि आपने गलती किया, फॉर्मूला चेंज किया मतलब गलती कर रहे हो तो पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो वो पेनल्टी उस केस में स्यूडो फोर्स होता है। इस केस में पेनल्टी जब आप जबरन ये चीज कर रहे हो तो यहाँ पे एक आ जाता है डेल, क्या लिखा है, डेल एस। ठीक है, इस टर्म को हम लोग कहते हैं हीट जनरेशन। ठीक है, या एंट्रोपी जनरेशन, सॉरी एंट्रोपी जनरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इरिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल के केस में जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी चेंज है, dq अपॉन t प्लस डेल s के इक्वल हो जाता है एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, क्योंकि हमने गलती किया है ना, ये चीज ध्यान में रखना। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहीं पे बताते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है तो ds इज इक्वल टू, हीट रिजेक्ट हो रहा है dq जो है वो माइनस में आ जाएगा, t तो प्लस में ही रहेगा। क्लियर है, तो प्लस माइनस जनरली, उसके बाद हीट जनरेशन है, ये तो प्लस में ही रहेगा, पॉजिटिव हीट जनरेशन एक्स्ट्रा काम किया है ना, तो मतलब
पॉजिटिव माइनस में रखना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा ऐड किया है, माइनस वाला काम रखा है माइनस में, तो ये प्लस माइनस 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 प्लस, जो ds है वो प्लस हो जाएगा, मतलब 0 के इक्वल हो जा रहा है, तो यहाँ पे S2 S1 के इक्वल हो जा रहा है। तो यार ये कैसे हो रहा है, ये चीज तो भाई हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस का है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस का काम है। रिवर्सिबल प्रोसेस में हो रहा था S2 इज इक्वल टू S1, जब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा था, मतलब एडियाबैटिक हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब एडियाबैटिक है ना, आइसोलेट होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हो रहा था। फिर इरिवर्सिबल में कैसे हो गया, जब हम हीट रिजेक्ट हो रहा है बॉडी से, इन दैट केस में S2 S1 के इक्वल क्या हो गया। तो इस चीज से ये समझ में हमको आता है, इससे एक कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है वो आइसन, अब देखो एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो हम इससे पहले देखे थे ना थ्रॉटलिंग, जब थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हम पढ़े थे फर्स्ट लॉ से SFE इक्वेशन में, तो वहां पे H1 H2 के इक्वल था, तो एंथैल्पी कांस्टेंट था, तो हम उसको बोले थे आइसेंथैल्पिक, ठीक है। अब एंट्रोपी कांस्टेंट है तो हम उसको बोलेंगे आइसेंट्रोपिक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस एडियाबैटिक के केस में आइसेंट्रोपिक हो सकता है क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है। रिवर्सिबल प्रोसेस एडियाबैटिक के केस में आइसेंट्रोपिक हो सकता है, बट ऑल आइसेंट्रोपिक, क्योंकि देखो इधर ऑल आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। क्लियर है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिक हो सकता है, बट आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने देखा इरिवर्सिबल में हीट रिजेक्शन में भी हमारा ये इक्वल ही आ रहा है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट कीजिए, ठीक है। इसका डेरिवेशन है, थोड़ा ज्यादा नहीं, छोटा सा डेरिवेशन, बट कॉन्सेप्चुअल ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो अभी हमने पढ़ा एंट्रोपी जनरेशन, सॉरी हमने पढ़ा ना, दिस इज क्या, ये एंट्रोपी जनरेशन, डेल एस एंट्रोपी जनरेशन। जो एंट्रोपी जनरेशन है ये हमारा पाथ फंक्शन है, ठीक है। एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी हमारा पॉइंट फंक्शन है, बट एंट्रोपी जनरेशन जो है ये पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन है मतलब प्रोसेस है, प्रोसेस है मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। क्लियर है, ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि एंट्रोपी जनरेशन रिवर्सिबल का जो है वो कुछ कुछ केस में इरिवर्सिबल के बराबर होता है। ये तब बराबर होता है जब तक हमारा इसमें एंट्रोपी जनरेशन, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, एंट्रोपी ds एंट्रोपी रिवर्सिबल का इक्वल होता है एंट्रोपी इरिवर्सिबल का किसी प्रोसेस के लिए, तब तक ये इक्वल होता है जब तक एंट्रोपी जनरेशन जो है रिवर्सिबल का दिस इज नॉट इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन ऑफ इरिवर्सिबल। ठीक है। नो, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब देखो यूनिवर्स की बात करने वाले हैं, एंट्रोपी चेंज। ओके, यहां पे देखो, अब हम एंट्रोपी को थोड़ा समझें। एंट्रोपी क्या है भाई, एंट्रोपी dq upon t, dq upon t is equal to ds, entropy change. The measurement of randomness and disorderness of system of a molecule is known as entropy change. For example, गाइस बड़ा अच्छा एग्जांपल इसका देते हैं, मतलब मेजरमेंट कर रहे हैं कि भाई कितना चेंजेस हो रहा है मॉलिक्यूल्स की, डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस कितना चेंज हो रहा है आफ्टर सम टाइम। उसी को जो मेजर आप करोगे, उसी की मेजरमेंट। तो कहाँ थे यार, ये ध्यान वीडियो बड़ा परेशान करता है यार। मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, ठीक है, उसके जो चेंजेस होंगे कुछ टाइम बाद, उसी को अगर हमने किसी तरह मेजर कर दिया, उसी मेजरमेंट को हम एंट्रोपी चेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी का एग्जांपल लेते हैं गाइस। तो लाइब्रेरी में जब आप मॉर्निंग में आते हो तो देखते हो जितने बुक्स हैं सेल्फ में, बुक्स जो सेल्फ है उस बुक्स सेल्फ में एकदम सही तरीके से अरेंज होती है। मतलब मैथ्स की बुक मैथ्स वाले सेल में होती है, साइंस की बुक साइंस वाले सेल में होती है, और कुछ भी ले लो, जीके की बुक जीके वाले सेल में रहती है, अपने अपने एकदम सही जगह पे आती है। फिर शाम को जब
मॉर्निंग के बाद इवनिंग की बात करें, इवनिंग में जब बच्चे चले जाते हैं तो भाई ये मैथ्स का बुक कभी साइंस के साथ मिलेगा, साइंस की बुक मैथ्स के साथ मिलेगा, जीके की बुक कहीं इधर मिलेगा। ये जो डिसऑर्डिनेस जो मॉलिक्यूल, मान लो मैथ्स साइंस ये सब मॉलिक्यूल्स है, ये अपने स्पेस जगह चेंज कर लिए ना भाई, तुमने इधर डाल दिया उधर डाल दिया। तो मॉर्निंग से इवनिंग का जो टाइम है, इस टाइम में ये जो हरकतें हुआ है, इस हरकतें में कितना दिक्कतें हुई, अब इसको जो भी ठीक करेगा उसको समझ में आएगा भाई कितना ज्यादा दिक्कत हुआ है, तो वो कितना ज्यादा हर चीज को सही कर रहा है। तो सही क्या कर रहा है, मेजरमेंट ही कर रहा है ना, कि भाई आज तो बहुत ज्यादा ही बच्चे उत्पात मचा के गए हैं, बहुत ज्यादा बच्चे इधर उधर सामान कर दिए, कल चलो आज थोड़ा ठीक ठाक है, आज बच्चे कम उत्पात मचा रहे हैं। तो वही तो वो क्या कर रहा है, देखकर क्या समझ रहा है जो इसको ठीक करता है कि आज तो बहुत कम है, आज तो थोड़ा कम है, आज तो बहुत कम है, आज तो बच्चे डिसिप्लिन में गए हैं। तो ये जो चेंजेस हो रहा है टाइम के साथ, जो ये चीजें ऐसी बदल रही है, जो रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस ये चीजें हो रही है, इसी के मेजरमेंट को ही हम एंट्रोपी कहते हैं। क्लियर है? चलिए ज्यादा यहाँ पे माथा मत खपाइए, ये एक चीज था थोड़ा बहुत समझने के लिए, आगे बढ़ते हैं। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की बात किया जाए तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स थोड़ा क्वेश्चन बनता है, इसलिए बता रहा हूं। देखो ये चीज ध्यान देना, बस ध्यान देना, उससे ज्यादा नहीं। सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है प्लस सिस्टम की प्लस सराउंडिंग की जो एंट्रोपी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? ये फॉर्मूला बहुत याद रखना। सिस्टम की एंट्रोपी, दिस इज सिस्टम, और इसके बाहर का सराउंडिंग, इन दोनों की एंट्रोपी का सम जो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी सिस्टम में कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे उठाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई उसका एंट्रोपी कम होगा। तो जनरली अगर यूनिवर्स की बात करें तो जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, डिक्रीज नहीं होता। यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होती, वो ऑलवेज बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती रहती है, डिक्रीज नहीं हो सकती है। और इंक्रीज बढ़ती क्यों जाती है भाई, बढ़ सकती है और इक्वल भी हो सकती है, बट वो कम नहीं होगी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला, तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यूनिवर्स एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी, सही डेफिनेशन तो ये है गाइस, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स नेवर डिक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स नेवर डिक्रीजेस। क्लियर है? ये हो गया। अब एक चीज और बात करें, जो एंट्रोपी है गाइस, ये भी पॉइंट नोट करो, एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी ऑलवेज एसोसिएटेड with heat not work। फॉर्मूला देख लो ना भाई, एंट्रोपी में dq अपॉन t यही है ना, कहा इसमें वर्क है। तो जो एंट्रोपी है वो ऑलवेज हीट के साथ ही एसोसिएट होता है, ना कि वर्क के साथ। ये पॉइंट नोट करके रखना। अगला है गाइस, अब हमने देखे हीट जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट को हम लोग डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी के नाम से समझते हैं। क्या है हीट इज अ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट वर्क जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सब पॉइंट को नोट करना है। क्लियर है? कैसे हीट कैसे हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड होता है भाई, ये हमारा कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है, अब ये मॉलिक्यूल्स है। अब हीट यहाँ पे आप जितना ज्यादा सिस्टम को हीट दोगे, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो जिगजैग ऐसे होगी। तो क्या देख रहे हो, ये क्या ऑर्गेनाइज्ड है? नहीं है ना। अभी वर्क को देखोगे समझ में आ जाएगा। अब ये पिस्टन सिलेंडर है, क्लियर है, ये हमारा पिस्टन लगा हुआ है। अभी यहाँ पे इस तरीके से एयर है। अब जैसे हम इस पे वर्क लगाएंगे, मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, तो ये डिस्प्लेस होगा, मतलब वर्क हो रहा है। तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सब इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, एक डायरेक्शन मिल जाएगा उनको कि भाई इनको इस डायरेक्शन में जाना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम वर्क को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं और हीट को डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है गाइस, एक पॉइंट और नोट कर लो, ये भी कभी कभी आता है। एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, सॉरी, एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी will be maximum value,
मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के केस में एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होती है। कैसे होती है, ये नेचर पे डिपेंड करता है, ये नेचुरल हमारा होता है। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि यार जो क्लियर है, चाय का कप है, क्लियर है, ये गर्म चाय का कप है। थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम बाद हम देख रहे हैं इसके अंदर जो भी है वो टेम्परेचर T2 हो गया, ठंडा हो गया, और यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, ये हो गया, ठीक है, अरे ये हो गया। तो चाय को हमने रखा, कुछ टाइम बाद चाय ठंडी हो गई, बट कुछ टाइम बाद फिर ये चाय गर्म क्यों नहीं हो रही है? इसका एक और रीजन है कि जो हीट है, ओके, हाँ, पहले टेम्परेचर मान लो चाय हमने गर्म चाय रखा, कुछ टाइम बाद वो ठंडी हो गई, फिर कुछ टाइम बाद वो गर्म क्यों नहीं हो जा रही है? अपने आप ही ठंडा हुई ना, गर्म क्यों नहीं हुई? तो इसका मतलब क्या है कि ठंडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है नेचर में, नेचुरल तरीके से हो रहा है यार, नेचर है ये नेचर है, ठीक है, अर्थ का अपना नेचर है। तो ये नेचर है, नेचर ये है कि जो ठंडे होने की प्रोबेबिलिटी है, कोल्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हीट होने की प्रोबेबिलिटी से। इसलिए एज अ नेचुरली ये चाय ठंडा तो हो जाता है, बट नेचुरली ये गर्म नहीं हो सकता। क्लियर है? अब बोलोगे गर्मी के टाइम पे सर गर्म हो जाता है, तो भाई गर्मी के टाइम में जब चाय बना के लाते हो उसका टेम्परेचर ज्यादा ही होता है। जो आप 1 घंटा भी छोड़ दोगे ना धूप में, फिर भी इसका टेम्परेचर इसके कंपेयर में ये ज्यादा ही होगा, है ना। ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होगा, और ये आप गर्म करके उबाल के ला रहे हो, 100 डिग्री के आसपास होगा, है ना। ये बात समझना है। तो इसी से एट इक्विलिब्रियम केस में एंट्रोपी विल बी मैक्सिमम वैल्यू, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही हमको देता रहता है। अब इसी में एक चीज और देख लीजिए। अब एंट्रोपी, अभी हमने देखा कि एंट्रोपी कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो जो साइकिल वगैरह आप बनाते हो, ठीक है, तो कार्नोट साइकिल की T और S डायग्राम देखोगे कुछ इस तरीके से दिखता है। क्लियर है? कुछ इस तरीके से दिखता है TS डायग्राम कार्नोट साइकिल का। तो आप देखोगे 1 2 3 4, 1 और 2 में, क्लियर है, और 4 और 1 में एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। और एंट्रोपी कांस्टेंट है मतलब S1 S2, एंट्रोपी कांस्टेंट यही ना हुआ, S1 S2 इक्वल होगा। ये कब होता है? ये एडियाबैटिक के केस में होता है, मतलब जब हीट ट्रांसफर 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 से 3 और 4 से 1 प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये एडियाबैटिक वाला प्रोसेस है। ये एडियाबैटिक क्या है? ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, पहचानने का। और 1 से 2 और 4 से 3 यहीं पे जो हो रहा है हीट ट्रांसफर यहीं पे हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ध्यान से, dq अपॉन t इज इक्वल टू ds, रिवर्सिबल के केस में यही था ना, एंट्रोपिक इक्वल, तो dq इज इक्वल टू t ds लिख सकते हैं। ये इक्वेशन ऐसा कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर हम ts डायग्राम बनाए इसका और बोले कि भाई इसकी हीट ट्रांसफर बताओ, हीट ट्रांसफर कितना होगा, तो क्या करना है? ये जो टेम्परेचर पे जो लाइन आपने प्रोसेस बनाई है, इसको ds पे प्रोजेक्ट कर दो। ds है ना, मतलब s वाले पे प्रोजेक्ट कर दो, इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दो। यही तो वर्क निकालना है, इसकी वर्क निकाल लो, इसकी एरिया निकाल लो, वही तो इसकी एरिया कैलकुलेट कर लोगे, वही तो हमारा हीट ट्रांसफर है। या तो इसकी एरिया कैलकुलेट कर लो, एरिया की वैल्यू जो आएगी वही हमारी हीट ट्रांसफर हो जाएगी। अदरवाइज आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और निकालो, क्या हो जाएगा? dq यहाँ पे हो जाएगा S2, यहाँ हो जाएगा S1, t S2 माइनस S1। लो निकल गया हीट ट्रांसफर टीएस डायग्राम के लिए। इससे पहले हमने पीवी डायग्राम के लिए ही देखा वर्क ट्रांसफर, और पीवी डायग्राम के लिए हमने देखा था हीट ट्रांसफर। अब हम हीट ट्रांसफर देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीएस डायग्राम भी। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कुछ करने वाले? फर्स्ट लॉ से, अब रिवीजन ही चल रहा है गाइस। फर्स्ट लॉ से हमने क्या फॉर्मूला बनाया था कि dq जो है du प्लस dw के इक्वल होता है। ओके, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं du प्लस ddv के इक्वल होता है। फर्स्ट लॉ से हमने देखा था। सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा? सेकंड लॉ में हमने पढ़ा कि dq जो है वो tds के इक्वल हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं पुट। क्लियर है? और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्यों?
ये डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस है, ये भी डी क्यू है, ये भी डी क्यू है, तो ये इसको यहाँ पुट कर देते हैं, और जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी, ठीक है, तो डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी हो जाएगा टी डी एस, और यहाँ से आ गया टी डी एस इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, टी डी एस इज इक्वल टू दिस डी यू प्लस पी डी वी डी एच एंथैल्पी, डी यू प्लस होता है ना एंथैल्पी, यू प्लस पी वी यही तो होता है एंथैल्पी, तो डी यू प्लस पी डी वी इज डी एच प्लस वी डी पी, और टी डी एस इसको हम क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है कि Q इज इक्वल टू डी एच प्लस वी डी पी या टी डी एस इज इक्वल टू डी एच प्लस वी डी पी, ये भी फॉर्मूला है जो हम की इरिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे जहां चाहे वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, हर जगह इस फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करने में, या फिर एंट्रोपी कैलकुलेट करने में, या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैलकुलेट करने में। क्लियर है? अब हम एक स्लोप देख लेते हैं। तो इससे पहले हम जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमने दो स्लोप देखा था, है ना। ये मैंने स्लोप बना दिया, ये T और S का डायग्राम है। मैं बोला कि बताओ भाई इनमें से कौन सा आइसोमेट्रिक है और कौन सा आइसोबारिक है, बताओ। आइसोमेट्रिक और आइसोबैरिक, आइसोमेट्रिक को हम आइसोकोरिक भी कहते हैं, आइसोकोरिक भी कहते हैं, ठीक है। आइसोमेट्रिक, मेट्रिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, बार मतलब प्रेशर कांस्टेंट। तो हमने फर्स्ट लॉ जब थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे थे वहां पे हमने आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट पे और एडियाबैटिक का स्लोप निकाला था। क्या निकाला था? स्लोप। और क्या निकला था आइसोथर्मल का? dp अपॉन P था, V था, dV इज इक्वल टू माइनस P अपॉन V, और एडियाबैटिक का निकला था dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस अल्फा P अपॉन V। ये निकला था फर्स्ट लॉ जो हम पढ़ रहे थे, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का स्लोप निकला था, स्लोप। और उसी तरह हम बता सकते थे, उस टाइम में बता देते कि जिसकी ये dP अपॉन एडियाबैटिक का P अपॉन V, इसमें भी P अपॉन V है, P अपॉन V है, उसमें एक्स्ट्रा ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे हम, तो इससे जो ज्यादा एंगल है ये हमारा निकलता था एडियाबैटिक, और कम एंगल वाला जो है ये निकलता था आइसोथर्मल, क्योंकि आइसोथर्मल की स्लोप है वो कम थी, है ना, निकल जाता था। बट अब इन दोनों के केस में, अब हम जब आइसोबैरिक और आइसोकोरिक की बात करते हैं, तो उसके लिए हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जब तक नहीं निकला था तब तक हम नहीं बता पा रहे थे कि कौन सा क्या है ना। अब जब निकल चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम ये बता सकते हैं कि कौन सा लाइन क्या डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक देखते हैं। सबसे पहले आइसोमेट्रिक की बात करते हैं। आइसोमेट्रिक की बात करेंगे, देखो आइसोमेट्रिक का स्लोप क्या होगा, ये जो स्लोप है ये क्या होगा, dt अपॉन ds, ये dt और ds, ये स्लोप वही तो होगा, dt अपॉन ds स्लोप हो गया। तो ध्यान से देखो, अभी हमने इक्वेशन बनाया था पीछे, TDS इज इक्वल टू du प्लस PdV बनाया था, और TDS इज इक्वल टू du क्या लिख सकते हैं, याद करो, du क्या लिखते थे, mCV dt लिखते थे, और dH को लिखते थे mCP dt, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर पे Cp वाले एंथैल्पी के लिए लिखते थे, और इंटरनल एनर्जी के लिए Cv लिखते हैं, Cv mCV dt प्लस PdV, ठीक है। सो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये टर्म हो गया 0, बचा ये टर्म और ये टर्म, ds है, dt है, dt अपॉन ds यहाँ पे करो, आपकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, ध्यान से देखो, आपकी जो वैल्यू आएगी T अपॉन CV। मान लेते हैं मास कांस्टेंट है, ठीक है, मास को हटा ही देते हैं, तो T अपॉन CV। अगर मास आप लेते हो तो मास आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है स्लोप, dt अपॉन ds, आइसोमेट्रिक, वॉल्यूम कांस्टेंट पे T अपॉन CV, क्लियर है। और इसी तरह इक्वेशन यहाँ पे जो आइसोबैरिक प्रेशर के लिए सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हो, दूसरा इक्वेशन आपके पास था ना, TDS इज इक्वल टू DH प्लस VDP
था ना, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये टर्म हो जाएगा 0। डीएच की जगह हम लिख सकते थे एम सी पी डी टी टी डी एस, यहाँ से डी टी अपॉन डी एस जो निकलेगा, डी टी अपॉन जो डी एस निकलेगा टी अपॉन सी टी। क्लियर है? ये किसके लिए? वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोमेट्रिक और आइसोकोरिक के लिए। ये किसके लिए है? प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक के लिए। स्लोप याद रखना है, क्वेश्चन फंसाता है इसमें। क्लियर है? अगर मास दिया होगा तो यहाँ पे मास मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मास ये दोनों साथ में ही रहेंगे ना, और नहीं दिया है मास तो सिंपल। और जनरली आपको बस यही रखना पड़ता है यार, टी अपॉन सी टी और टी अपॉन सी वी डी टी अपॉन डी एस। ये था स्लोप का। देखो गाइस, अब हम लोग एंट्रोपी चेंज निकालने वाले हैं आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस में गैस की बात कर रहे हैं तो सीपी होगा, सीवी होगा और गैस कांस्टेंट होगा। ये तीन फंक्शन की हेल्प से हम निकालेंगे। क्लियर है? आइडियल गैस का तो S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, ये है एंट्रोपिक चेंज। एंट्रोपिक चेंज है ना। अब देखो फॉर्मूला, अगर आप CPCV सबसे पहले काम करते हैं, इन दोनों को हम लेते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है CP, यहाँ पे लिखना है CV, और CP और CV है तो कुछ नहीं, बीच में लिख देना है प्लस। फॉर्मूला है, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो इधर अगर आपने CP लिखा है तो इधर ln P2 अपॉन P1 लिख दो, और इधर CV लिखा है तो इधर लिख दो ln V2 अपॉन V1। क्लियर है? ये बन गया हमारा पहला फॉर्मूला, एंट्रोपी चेंज का पहला फॉर्मूला हमारा बन गया। क्लियर है? दूसरा, अब हम क्या करेंगे, CV और R को ले लेते हैं। यहाँ CV लिख देते हैं, यहाँ पे R लिख देते हैं। क्लियर है? अब प्लस होगा माइनस, CV और R इसका प्लस ही है। ओके ओके ओके, प्लस ही है। ठीक है? R है तो R जो गैस कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे काम करता है, तो ln T2 अपॉन T1, यहाँ पे V है, यहाँ पे हो जाएगा ln V2 अपॉन V1। ठीक है? ये है दूसरा फॉर्मूला एंट्रोपी चेंज आइडियल गैस के लिए। तीसरा क्या बचा? R और CP, तो लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, CP माइनस R, ये ऐसा होता है। तो R है तो ln T2 अपॉन T1, यहाँ CP है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ln P2 अपॉन P1। तो ये तीन एंट्रोपी चेंज का इक्वेशन जो है आपको याद रखना है। ठीक है? ट्रिक है, हमने ट्रिक बताया कैसे ये काम करता है। CP और R के बीच में माइनस होता है, बाकी दोनों के केस में प्लस ही रहेगा। ठीक है? और इसी में अगर मास की बात कर दे तो आप मास मल्टीप्लाई कर दो। कुछ क्वेश्चन आ गया मास वाला क्वेश्चन, मास मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं है तो इससे जो पहले था वो वही रहेगा। क्लियर है? तो ये आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। गैस के केस में एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला हमारा ये निकला। अब यही चीज हम बात करते हैं, गैस की बात कर लिए तो जाहिर सी बात है गैस में दो स्पेसिफिक होता है। स्टार्टिंग में ही हम लेक्चर जो था उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गैस के लिए स्पेसिफिक हीट की दो वैल्यू होती है, CP एंड CV गैस के लिए, और लिक्विड और सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है C। ठीक है? तो आइडियल गैस की बात की तो CP CV से हमने एंट्रोपी चेंज निकाला। अब हम बात करने वाले हैं एंट्रोपी चेंज फॉर लिक्विड या गैस का, सॉलिड का। लिक्विड या सॉलिड का कुछ नहीं, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू C ln T2 बाई T1 होगा। भूला यस, ln T फाइनल माइनस T इनिशियल, और इसको भी लिख देते हैं S फाइनल माइनस S इनिशियल। ठीक है? C रखे ना, किसके लिए? ये लिक्विड या सॉलिड के लिए, एंट्रोपी चेंज फॉर लिक्विड और सॉलिड के लिए। ओके, ये चीज। और लास्ट टॉपिक अब हम देख रहे हैं, लास्ट एकदम, कि एंट्रोपिक चेंज रिजर्वायर के लिए, रिजर्वायर्स के लिए एंट्रोपी चेंज मतलब DS क्या होगा। देखिए ध्यान से देखो, अगर हम सिंक की बात करें, सिंक भी एक रिजर्वायर है, तो सिंक की बात करें तो इसमें हीट ऐड होता है, इसलिए एंट्रोपी चेंज होगा। किसी सिस्टम में हीट ऐड हो रहा है तो अच्छी बात है, होने दो ऐड, तो इसको dQ अपन जो T होगा वो प्लस में होगा। हीट ऐड हो रहा है सिस्टम में तो प्लस में होगा। और अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स से हीट बाहर निकलता है, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज होगा dQ अपॉन T वो होगा माइनस में।
ठीक है, एंट्रोपी चेंज फॉर रिजर्वायर, सिंक के लिए, सोर्स के लिए। ओके तो गाइस फाइनली हमारा ये सेकंड टॉपिक, सेकंड चैप्टर जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये भी 2 लेक्चर में हमने खत्म कर लिया। लेक्चर बड़ा बड़ा बन रहा है गाइस, रीजन यही है कि मैं चाह रहा हूँ कि आपको क्या होता है कि जब आप प्लेलिस्ट चेक करते हो तो देखते हो यार थर्मोडायनेमिक के बहुत सारे 40 वीडियो हैं, तो वैसे ही पढ़ने का मन नहीं करता है। क्लियर है? और अगर इंटरेस्टेड हो, टॉपिक इंटरेस्टेड हो और मजा भी आए पढ़ने, आई थिंक मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको मजा ही आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहे हो, यार बोर हो रहे हो तो जरूर बता देना, ताकि मैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करूँ इसको। कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी बताना मेरे को, मैं कोशिश करूंगा इंप्रूवमेंट करने की। गाइस सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई फ्रेंड आपकी तैयारी कर रहे हैं उनसे जरूर वीडियो शेयर करना, मेरी भी बहुत बड़ी हेल्प होगी और आपकी भी हेल्प होगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।